सूर्यगढ़ का राजा वीरेंद्र देव अपने न्याय और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। पड़ोसी राज्य उससे उसकी सेना से नहीं बल्कि उसके निर्णयों से डरते थे। राजा का एक नियम था, निर्णय से पहले प्रमाण और प्रमाण से पहले धैर्य। एक संध्या राजा महल के पीछे बने उपवन में अकेले टहल रहे थे। तभी एक साधारण वस्त्र पहने वृद्ध साधु वहां पहुंचा। प्रणाम महात्मा, कृपया बैठिए। मैं बैठने नहीं, आपको चेतावनी देने आया हूं। कैसी चेतावनी? आपके सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक व्यक्ति वर्षों से आपके साथ छल कर रहा है। कौन? यदि मैं नाम बता दूं तो सत्य की खोज अधूरी रह जाएगी। तो मैं उसे पहचानूं कैसे? लोग झूठ बोलते समय शब्द बदल लेते हैं, लेकिन आदतें नहीं बदल पाते। क्या वो राज्य का शत्रु है? वो स्वयं उत्तर नहीं है, किसी और का रास्ता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। राजा देर तक उसी स्थान पर खड़े रहे। मैं किसी पर संदेह नहीं करूंगा, लेकिन सत्य अवश्य खोजूंगा। अगले दिन राजसभा लगी। प्रधानमंत्री राघव राजकोष का हिसाब बता रहे थे। सेनापति रणवीर सीमा की स्थिति समझा रहे थे। राजगुरु सोमदेव शांत के सब सुन रहे थे। हरिदत्त हमेशा की तरह राजा के पास खड़ा था। राजा चारों को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे किसी को संदेह हो। मैं 3 दिनों के लिए शिकार पर जा रहा हूं। राज्य का कार्य पहले की तरह चलता रहेगा। रात होते ही राजा महल के एक कक्ष में पहुंचे। वहां केवल उनका विश्वस्त अंगरक्षक भैरव मौजूद था। महाराज, क्या सचमुच शिकार पर जा रहे हैं? हाँ, लेकिन शिकार किसी जानवर का नहीं। मैं समझा नहीं। आज से 3 दिन तक किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। जैसी आज्ञा। राजा ने अपना हुलिया बदला। महाराज, कम से कम 2 सैनिक साथ ले जाइए। भैरव, जब तलवार साथ होती है लोग उससे डरते हैं, लेकिन जब आदमी अकेला होता है तब लोग उसके सामने अपना असली चेहरा दिखाते हैं। 2 दिन की यात्रा के बाद वे चंद्रपुर गांव पहुंचे। गांव के चौपाल पर कुछ किसान बैठे बातें कर रहे थे। भाइयों, क्या थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? जरूर व्यापारी जी, मुसाफिर का स्वागत है। मैं पहली बार सूर्यगढ़ आया हूँ। सुना है यहाँ के राजा बहुत न्यायप्रिय हैं। सिर्फ न्यायप्रिय नहीं, बहुत बुद्धिमान भी हैं। और दरबार में सबसे अधिक भरोसा किस पर किया जाता है? प्रधानमंत्री राघव पर। मुझे तो हरिदत्त सबसे ईमानदार लगता है। राजगुरु सोमदेव की सलाह के बिना महाराज कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते। राजा ने तीनों नाम मन ही मन दोहरा लिए। उन्हें एहसास हो गया, जिन लोगों पर पूरा राज्य भरोसा करता है, साधु शायद उन्हीं में से किसी की बात कर रहा था। उसी समय एक युवक दौड़ता हुआ चौपाल पर पहुंचा। बाजार में चोरी हो गई। लोग एक व्यापारी को पकड़कर मार रहे हैं। बाजार में चारों ओर भीड़ जमा थी। एक युवक घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। उसके सामने एक महिला रो रही थी। मेरा सोने का हार चोरी हो गया। यही चोर है। मैंने कुछ नहीं चुराया। झूठ बोलता है, इसकी झोली से हार निकला है। राजा भीड़ के पीछे खड़े होकर सब सुनते रहे। उन्होंने देखा, जिस व्यापारी ने युवक पर आरोप लगाया था वही सबसे ज्यादा बोल रहा था। यदि अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? एक राहगीर जिसे सच जानने की आदत है। पूछो, सबसे पहले इस युवक की झोली किसने खोली थी? मैंने। और हार सबसे पहले किसने देखा? मैंने ही। जब तुमने झोली खोली तब तुम्हारे साथ कौन था? कोई नहीं। यानी झोली सबसे पहले केवल तुमने देखी? तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो?
नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यदि तुम निर्दोष हो तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि हार पहले से झोली में था। व्यापारी की नजरें झुक गईं। उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ ही क्षण बाद मुझसे गलती हो गई। ये लड़का मेरे व्यापार के सामने दुकान लगाने लगा था। मैं इसे चोर साबित करना चाहता था। तो मेरा हार मैंने ही छिपाया। व्यापारी जी, आपने मेरी जान बचा ली। नहीं, तुम्हें तुम्हारा सच बचा गया। एक व्यक्ति लगातार राजा को देख रहा था। उसने कोई बात नहीं की, बस मुस्कुराया और बाजार से बाहर निकल गया। ये आदमी चोरी में नहीं, मुझ में रुचि ले रहा था। शाम को राजा उसी सराय में लौट आए। कुछ देर बाद वही अनजान व्यक्ति भी वहां पहुंचा। यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? बैठिए। आज आपने भीड़ की नहीं, इंसान की नीयत पढ़ी। व्यापार करने के लिए लोगों को समझना पड़ता है, या शायद लोगों को परखना पड़ता है। आपका नाम? नाम जानकर क्या करेंगे? यात्री का नाम नहीं, उसकी मंजिल याद रखी जाती है। अगली सुबह राजा ने दूर से देखा। वही व्यक्ति गांव के बाहर एक पुरानी कुएं के पास पहुंचा। कुछ ही देर में दूसरा आदमी वहां आया। उसने चुपचाप एक मुहरबंद पत्र उस व्यक्ति के हाथ में दिया। दोनों बिना एक शब्द बोले अलग अलग दिशाओं में चले गए। ये साधारण संदेश नहीं हो सकता, लेकिन अभी पीछा करना मूर्खता होगी। 2 दिन बाद राजा महल लौट आए। सभी को यही लगा कि महाराज शिकार से वापस आए हैं। किसी को ये आभास भी नहीं हुआ कि वे पूरे राज्य में व्यापारी बनकर घूम रहे थे। अगली सुबह राजसभा लगी। सभी अपने अपने स्थान पर उपस्थित थे। आज राजकार्य समाप्त होने के बाद मैं आप सबसे अलग अलग मिलना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री राघव राजा की निजी कक्ष में पहुंचे। राघव, अगले सप्ताह मैं उत्तरी सीमा के पुराने किले का निरीक्षण करूंगा। ये बात अभी किसी और को ज्ञात नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें महाराज। हरिदत्त, मैं पश्चिमी सीमा के गांवों का गुप्त दौरा करने का विचार कर रहा हूं। जैसी आज्ञा। आचार्य, मैं पूर्वी सीमा के प्राचीन किले में रखे एक पुराने राजकीय रहस्य को देखने जा रहा हूं। ये बात केवल आपको बता रहा हूं। ये बात मेरे हृदय से बाहर नहीं जाएगी महाराज। चारों को 4 अलग अलग बातें बताई गईं। राजा अब केवल प्रतीक्षा कर रहे थे। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन भैरव तेजी से राजा के कक्ष में आया। उसके हाथ में गुप्तचर का पत्र था। महाराज, सीमा से समाचार आया है। राजा ने धीरे से पत्र मोड़ा। पूर्वी सीमा के पुराने किले के आसपास 2 अजनबी कई बार देखे गए हैं। वे किले के रास्ते और पहरेदारों की जानकारी जुटा रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या अब गद्दार मिल गया? नहीं, अब केवल ये सिद्ध हुआ है कि मेरे द्वारा कही गई 4 बातों में से सिर्फ एक बात महल से बाहर गई। तो क्या राजगुरु ही गद्दार हैं? जल्दबाजी न्याय की सबसे बड़ी शत्रु होती है। हो सकता है उन्होंने किसी पर विश्वास किया हो या कोई उनकी बातें सुन रहा हो। जब तक पूरा सत्य सामने ना आ जाए, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। राजा खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए।
अब समय आ गया है कि गद्दार मेरे जाल में नहीं, अपने लालच में फंसे। और उसी क्षण राजा ने अपनी सबसे चतुर योजना तैयार कर ली। अगले दिन राजा ने दरबार में कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की। सब कुछ सामान्य था। यही बात असामान्य थी। दरबार समाप्त होने के बाद राजा ने केवल राजगुरु सोमदेव को अपने निजी कक्ष में बुलाया। आचार्य, कल रात मुझे राजमहल के पुराने अभिलेखागार में एक विचित्र पत्र मिला। कैसा पत्र महाराज? उसमें लिखा है कि वर्षों पहले शत्रु राज्य ने अपना ही गुप्तचर सूर्यगढ़ में भेजा था। राजगुरु शांत रहे। मैंने उस पत्र को फिर से उसी संदूक में रख दिया है। कल प्रातः मैं उसे पूरे दरबार के सामने पढ़ूंगा। यदि ऐसा है तो सत्य अवश्य सामने आना चाहिए। यही मेरी भी इच्छा है। जैसे ही राजगुरु बाहर निकले, भैरव अंदर आया। महाराज, क्या सचमुच ऐसा कोई पत्र मिला है? नहीं। तो आपने उनसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी सत्य तक पहुंचने के लिए झूठे रास्ते बनाने पड़ते हैं। उस रात राजा फिर व्यापारी का वेश धारण करके महल से निकल पड़े। वे सीधे उसी पुराने कुएं के पास पहुंचे जहां उन्होंने पहले उस अनजान व्यक्ति को देखा था। उन्होंने एक पेड़ के पीछे छिपकर प्रतीक्षा शुरू कर दी। रात गहराती गई। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक वही अनजान व्यक्ति वहां पहुंचा। कुछ ही क्षण बाद एक दूसरा आदमी भी आया। क्या समाचार है? कल सुबह राजा पुराने अभिलेखागार का संदूक खोलने वाले हैं। क्या उसमें हमारे बारे में कुछ लिखा है? पता नहीं, लेकिन आचार्य ने कहा है कि यदि कोई पत्र हो तो वो सूर्योदय से पहले गायब हो जाना चाहिए। राजा की आंखों में चमक आ गई। अब उन्हें समझ आ गया था समाचार कहां से निकल रहा था और किस तक पहुंच रहा था। लेकिन उन्होंने दोनों को पकड़ने का आदेश नहीं दिया। महाराज, आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यदि मैं आज उन्हें पकड़ लेता तो मुझे केवल 2 अपराधी मिलते। लेकिन यदि मैं कल तक प्रतीक्षा करूं तो पूरे षड्यंत्र का अंत हो जाएगा। अगली सुबह राजसभा पहले से अधिक भरी हुई थी। राज्य के सभी मंत्री और प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। किसी को नहीं पता था कि आज की सभा साधारण नहीं थी। कल मैंने आचार्य सोमदेव से कहा था कि मुझे अभिलेखागार में एक पुराना पत्र मिला है। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा। आचार्य, क्या आपने उस पत्र के बारे में किसी और से चर्चा की? नहीं महाराज। क्या आपको पूरा विश्वास है? पूर्ण विश्वास। राजा कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने भैरव की ओर देखा। उन्हें अंदर लाया जाए। दरबार का विशाल द्वार खुला। 2 व्यक्ति सैनिकों के बीच अंदर आए। उनमें से एक वही अनजान व्यक्ति था जिससे राजा व्यापारी के वेश में कई बार मिल चुके थे। क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? नहीं। तुम स्वयं बताओ। महाराज, मैं कई वर्षों से आचार्य के लिए संदेश पहुंचाने का काम करता रहा हूं। क्या ये सच है? हाँ, मैं कभी राजमहल नहीं गया, लेकिन जब भी कोई गोपनीय सूचना मिलती मुझे पहुंचा दी जाती थी। कल रात तुम्हें अभिलेखागार वाले पत्र की सूचना किसने दी? आचार्य सोमदेव ने। आचार्य, अब भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। वर्षों पहले मुझे शत्रु राज्य ने यहां भेजा था। मेरा कार्य युद्ध करना नहीं था, विश्वास जीतना था। हमने आपको अपना मार्गदर्शक माना और आपने... आचार्य, आपकी सबसे बड़ी भूल क्या थी जानते हैं? आपने ये मान लिया कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूंगा, लेकिन मैंने आपकी बातों पर नहीं, आपकी आदतों पर ध्यान दिया। मैंने 4 लोगों को 4 अलग अलग बातें बताई। सिर्फ एक बात बाहर पहुंची। फिर मैंने एक ऐसा पत्र गढ़ा जो था ही नहीं, और उसी काल्पनिक पत्र को बचाने की कोशिश में आपने स्वयं अपना रहस्य खोल दिया।
महाराज, मैं वर्षों तक लोगों को पढ़ता रहा, लेकिन आज पहली बार कोई मुझे पढ़ गया। सैनिकों, आचार्य सोमदेव को आजीवन कारावास में ले जाया जाए। राजा सिंहासन से उठे और पूरी सभा की ओर देखकर बोले, याद रखिए, राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती। विश्वास आवश्यक है, लेकिन विश्वास के साथ विवेक उससे भी अधिक आवश्यक है। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ में एक नई कहावत प्रचलित हुई, बुद्धिमान राजा युद्ध जीतने से पहले सत्य जीतता है।